हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रद्युम्न चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मुनाफा। अगर किसी सुपर मार्केट में सेल लगती है तो आप भागे चले जाते हो, लेकिन अगर किसी स्टॉक का प्राइस डिस्काउंट पे ट्रेड करता है तो आप उससे और दूर भागते हो। वेल, टाटा स्टील एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शेयर प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई से 20 से 25% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों कंपनीज यहाँ से बाउंस बैक करेंगी? ये दोनों कंपनीज आपके लिए एक सही बेट साबित होगी या नहीं, करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील्स, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन कोविड-19 के बाद से ही चाइना के रियल एस्टेट मार्केट में मैसिवली ड्रॉप आया है, जिसकी वजह से स्टील की डिमांड में भी कमी आई है, जिससे स्टील प्राइसेस मैसिवली ड्रॉप हुए हैं। इसके अलावा यूएस वर्कर्स और यूएस बिजनेसेस को बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने सेक्शन 301 के अंडर चाइनीज इंपोर्ट्स पर टैरिफ रेट्स बढ़ाने का डिसीजन लिया है, जिससे 2024 में कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 7.5% से 25% तक की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, जिससे स्टील डिमांड और कम हो जाती है। नाउ चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंट्री है, और यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने और चाइना में रियल एस्टेट मार्केट गिरने की वजह से स्टील की डिमांड में कमी आई है, जिससे ग्लोबली स्टील के प्राइसेस भी ड्रॉप हो रहे हैं। और ऐसे में चाइना को अपना स्टील एक्सपोर्ट करने के लिए दिखता है इंडियन मार्केट, जहां फेब 2024 से अप्रैल 2024 तक इंडिया का डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन 11.3% से ग्रो हुआ है। और इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि FY25 में भी स्टील डिमांड ग्रोथ 9 से 10% रहने वाली है, जो कि पहले 7 से 8% एक्सपेक्टेड थी। इस हाई डोमेस्टिक डिमांड वाली कंट्री में चाइना बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में अपना स्टील बेच रहा है, और चाइनीज प्राइसेस से कंपीट ना करने की वजह से इंडियन स्टील मेकर कंपनीज ग्रो ही नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट इंडिया FY23-24 में स्टील का नेट इंपोर्टर बन गया है। अब किसी भी स्टील कंपनी का रेवेन्यू डिपेंड होता है स्टील प्राइसेस पर, यानी स्टील प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय वेट इज इक्वल टू रेवेन्यू। और जब डिमांड कम होने और कॉम्पिटेटिव मार्केट होने की वजह से स्टील प्राइसेस ही गिरते जाएंगे तो कंपनी का रेवेन्यू कम होगा, और रेवेन्यू कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम होगा। और इसीलिए टाटा स्टील और सेल का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में मैसिवली ड्रॉप हुआ है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको इनके शेयर प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया, जिसमें 1 अप्रैल 2005 के बाद किसी भी जमीन पर मिनरल निकलने पर रॉयल्टी एंड टैक्स चार्ज करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया। यानी स्टेट गवर्नमेंट इन मिनरल कंपनी से 1 अप्रैल 2005 के बाद रॉयल्टी के जितने भी ड्यूज हैं वो कलेक्ट करेगी। बताया जा रहा है कि प्राइवेट माइनिंग कंपनीज को 1 लाख करोड़ का और गवर्नमेंट माइनिंग कंपनीज को 70 से 80 हजार करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसमें से सेल खुद 3,000 करोड़ का टैक्स बियर करने वाला है। लेकिन ये टैक्स इन्हें एक साथ पे नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस बकाया टैक्स के पेमेंट को 1 अप्रैल 2026 से शुरू करके 12 सालों की किस्तों में पे किया जा सकता है। इससे माइनिंग कंपनीज के प्रॉफिट्स पर इस वजह से तो कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी और इन कंपनीज को रिलीफ मिल पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स या पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी, यानी सारे मिनरल कंपनीज इस टैक्स को 2038 तक एक स्टैगर्ड मैनर में चुका पाएंगे। नाउ ग्लोबल हेडविंड से स्टील प्राइसेस गिरने की वजह से या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद टाटा स्टील और सेल के शेयर प्राइसेस यहां से भी गिर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है? वेल, रियल एस्टेट मार्केट साइक्लिकल होते हैं, जिसमें 4 मेन स्टेजेस होती हैं: एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन एंड ट्रफ यानी बॉटम। हेंस जैसे ही चाइना का रियल एस्टेट मार्केट रिकवर होगा, स्टील की डिमांड फिर से बढ़ने लगेगी, और ऐसे में स्टील प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिससे इन कंपनीज के रेवेन्यूज दोबारा अपने न्यू हाइज बना पाएंगे। और इंडिया में स्टील की डोमेस्टिक डिमांड ऑलरेडी हाई होने की वजह से इंडियन स्टील कंपनीज को एक और टेलविंड मिल पाएगा। इनफैक्ट स्टील मिनिस्ट्री ने भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को चाइना से स्टील के सस्ते इंपोर्ट पर इन्वेस्टिगेट करने को कहा है, और वियतनाम पर भी इन्वेस्टिगेट करने को बोला है, जो चाइना से स्टील इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चर करता है और स्टील प्रोडक्ट्स इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। और इसके साथ ही इंडियन स्टील कंपनीज इंपोर्ट्स को एक कंसर्न बताते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को बोल रही है। ऐसे में हमारी गवर्नमेंट भी अगर यूएस गवर्नमेंट की तरह इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो इन कंपनीज के रेवेन्यू में एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा इंडिया की डोमेस्टिक स्टील डिमांड तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रेलवे सेक्टर की वजह से ग्रो कर ही रही है। इनफैक्ट नेशनल स्टील पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट 2030 तक 160 केजी पर कैपिटा स्टील कंजप्शन का टारगेट लेके चल रही है, जो कि करंटली 86.7 केजी है, यानी यहां से ऑलमोस्ट डबल। नाउ टाटा स्टील का मार्केट कैपिटलाइजेशन सेल के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऑलमोस्ट 3 गुना है, इसलिए साइज में इनका कंपैरिजन करना सही नहीं होगा। लेकिन इंडिविजुअली हम कुछ पॉइंटर्स में दोनों कंपनीज के फ्यूचर आउटलुक और नंबर्स की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील ने 15 जुलाई को यह अनाउंस किया था कि कंपनी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल करके 40 मिलियन टन पर एनम करने का प्लान कर रही है, जिससे टाटा स्टील का इंडिया मैन्युफैक्चर स्टील का शेयर 62% से 75% हो जाएगा। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी इंडियन रेलवे से 1.05 लाख मैट्रिक टन के स्टील और 16,356 मैट्रिक टन के स्टेनलेस स्टील का टेंडर मिला है, जिसकी टोटल वैल्यू है अराउंड 900 करोड़। और जिस तरह कंस्ट्रक्शन, रेलवे और स्टील सेक्टर्स की ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया जा रहा है, दोनों ही कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी रहने वाली है।
टाटा स्टील का मार्च 2023 तक कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था 13,505 करोड़ का, जो नेक्स्ट ईयर मार्च 2024 तक डबल होके 27,328 करोड़ हो चुका है। और इसमें से परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स को और इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करने के बाद 16,400 करोड़ का फ्री कैश फ्लो निकल के आता है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फ्री कैश फ्लो पिछले 2 सालों से नेगेटिव में आ रहा है। नाउ कंपनीज के पास अगर फ्री कैश फ्लो है तो इन टफ कंडीशन से सर्वाइव किया जा सकता है। इसके अलावा टाटा स्टील का करंट रेशियो है 0.73% और सेल का करंट रेशियो है 0.9%। नाउ करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एक रेशियो होता है और ये रेशियो आइडियली 1 से ज्यादा होना चाहिए, जो दोनों कंपनीज का नहीं है। टाटा स्टील का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.83% एंड सेल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.32%। नाउ आइडियली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए टाटा स्टील के लिए एक पॉजिटिव है। टाटा स्टील का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.29% और सेल का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.67%। टाटा स्टील के जनरल रिजर्व्स पिछले 3 साल में कम हुए हैं, वहीं सेल के जनरल रिजर्व्स पिछले 3 सालों में स्टेबल रहे हैं। टाटा स्टील की प्रमोटर होल्डिंग है 33.19% और सेल की प्रमोटर होल्डिंग है 65%। और दोनों ही कंपनीज में पिछले 1 साल में किसी ने भी अपनी शेयर होल्डिंग ना ज्यादा बढ़ाई है ना ज्यादा घटाई है। क्या आप इन दोनों कंपनीज में से किसी में इन्वेस्ट करने वाले हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां हर हफ्ते मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने वाला हूं और आपका बताया हुआ एक स्टॉक एनालाइज करने वाला हूं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो don't forget to subscribe this channel and also hit the bell icon to stay updated.